हेलो एवरीवन, आप सभी का गोलिया क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज हम करेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आपको समझ आना चाहिए और इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। एट फास्ट जो है इसमें कैलकुलेशन वरना आपने नहीं करना, वो आपके सिलेबस में नहीं है कि कैसे जीडीपी कैलकुलेट होता है, ये सब आपने नहीं करना है। नॉर्मली हमने जो टर्म जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, जीवीए हो गया, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और रियल और नॉमिनल जीडीपी आपको पता ही आजकल बहुत क्वेश्चन में भी, मेंस राइटिंग में भी आता है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगी। तो चलिए राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले गुड्स देख लेते हैं कि कौन से जीडीपी में इंक्लूड होता है और कौन से जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता। तो पहले जो है आपका अंतिम वस्तु, मतलब कि फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स मतलब कि एक जो गुड्स होती हैं, एक तो होती हैं फर्दर प्रोडक्शन में, मतलब कि वो अभी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस में है, वो इंक्लूड नहीं होता नेशनल। जब वो फैक्ट्री गेट पे आ जाता है, फाइनल कंज्यूमर के लिए आ जाता है, कंजम्पशन के लिए आ जाता है, तो उसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। तो क्या है, द गुड्स आर दोज आर विच आर रेडी टू यूज। आप इसको कंज्यूम कर रहे हो तो वो होता है आपका फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल, ब्रेड कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। अगर आप वीट को ही कंज्यूम कर रहे हो तो वो फाइनल हो गया। अगर वीट का आटा कंज्यूम कर रहे हो तो आटा आपके लिए फाइनल। और ये जो है आटा का आप ब्रेड बना रहे हो तो वो हो गया आपके लिए फाइनल। जो आपने फाइनली कंज्यूम कर दिया, दैट इज योर फाइनल गुड्स। और अंतिम वस्तु इसको बोला जाता है। एग्जाम्पल ये। दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, अभी कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं है, आप इसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, ये अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, तो इसको बोलते हैं। मान लीजिए सिंपल में अगर बात करें तो रॉ मटेरियल को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, सहायक सामग्री। ओके, तो ये हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, गुड्स विच आर यूज फर्दर प्रोडक्शन, अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, और रीसेल इन द सेम ईयर एज नॉन एज इंटरमीडिएट गुड्स। अब बात करेंगे कि अगर हम फाइनल गुड्स करें या फिर यूज करें, नेशनल इनकम में इंक्लूड करें या इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करें, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी नेशनल इनकम में नहीं होता। ये एक टाइप के सेकेंड हैंड गुड होती हैं, मतलब अभी क्या है, सेकेंड हैंड नहीं बोल सकते, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि मान लो ये है एक सेकेंड हैंड, ये क्या हो गया है, अगर आप इसको इंक्लूड करोगे तो डबल काउंटिंग, जिसको कास्केडिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, कि बार बार, मतलब कि एक देखिए, एक है शुगर है और एक है शुगर कैन हो गया, शुगर हो गया, एंड देन एक होता है आपका फाइनल आइसक्रीम बनता है। तो आप इसको भी ऐड कर रहे हो, इसको भी ऐड कर रहे हो, लास्ट में इसको भी ऐड कर रहे हो, तो वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। क्लियर है, ये याद रखिएगा। अब देखिए गुड्स, जो फाइनल गुड्स, तो हमने देख लिया कि फाइनल गुड्स ही इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। फाइनल गुड्स मतलब कि जो रेडी टू कंज्यूम है, और इंटरमीडिएट गुड्स जो अभी कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं है, वो फर्दर प्रोडक्शन में है, तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल एग्जांपल के तौर पे। अब देखेंगे फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स दो प्रकार के होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होता है और एक कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जो कि हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, वो होता है कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या होता है, जो हम कंज्यूम नहीं करते, उसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। मान लीजिए आप मशीन है, क्या वो आप कंज्यूम करते नहीं, वो यूज करते हैं कोई प्रोडक्ट बनाने में। तो कैपिटल गुड्स क्या होगा कि कोई भी चीज, उसको लाया किस लिए जाता है, कोई चीज बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा कैपिटल। मशीन्स हो गई ये, राइट, ये हो जाता है। कंज्यूमर गुड्स, इसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, तो वन बाय वन देखते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होंगे, राइट, इसके जो है फाइनल गुड्स के पार्ट्स हैं कंज्यूमर गुड्स, जिसको हम
उपभोग करेंगे, मतलब इसको हम खा लेंगे डायरेक्टली, हम कंज्यूम कर लेंगे उसको कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स भी बहुत टाइप, जैसे कि आपने देखा ड्यूरेबल होता है, नॉन ड्यूरेबल। अब कहते हैं ना कि ड्यूरेबल है बहुत ही गुड, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चल सकता है, तो उसको हम यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूरेबल, लंबे, लॉन्ग टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे स्कूटर लेते हो, क्या बार बार लेते हो? नहीं ना। मोटरसाइकिल लेते हो बार बार लेते हो? नहीं, ये लंबे समय तक चलता है, राइट। वही होता है एक सेमी, मतलब कि 3-4 महीनों तक चल सकता है, 2 ईयर से 4 ईयर चल सकता है। क्लॉथ, प्लास्टिक, क्रॉकरी हो गया, ये सारे इलेक्ट्रिक गुड्स हो गए, ये सेमी, मतलब कि नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल के बीच में जो गुड्स आते हैं उसको हम सेमी ड्यूरेबल, अर्थ टिकाऊ बोलते हैं, अर्ध टिकाऊ, राइट। नेक्स्ट, लास्ट, नॉन ड्यूरेबल। एग्जाम्पल मतलब कि बिल्कुल भी नहीं, आज ही खरीदा और आज ही हम कंज्यूम कर लेंगे, तो वो हो जाएगा नॉन ड्यूरेबल। एग्जाम्पल शुगर, टी, मिल्क, ब्रेड, फ्रूट, फ्यूल्स, ये सब आज ही आपने खरीदा, इसकी कोई भी लाइफ टाइम नहीं है, तो वो हो जाता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ओके, तो हमने फिर से रिवाइज करते हैं। हमने देखा एक होता है फाइनल गुड्स और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कुछ नहीं होता, ये रॉ मटेरियल होता है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, बार बार ऐड होगा, जैसे टैक्स ऑन टैक्स लगता था, वही वो ना हो, तो हम इंटरमीडिएट को कभी भी नेशनल इनकम में नहीं। फाइनल गुड भी 2 प्रकार के होते हैं। कैपिटल गुड्स होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। फिर कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जो कि हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम कंज्यूमर गुड्स बोल देते हैं। ये ड्यूरेबल भी होता है, ये नॉन ड्यूरेबल भी होता है। इन दोनों के बीच में आपका होता है क्या, सेमी ड्यूरेबल, मतलब कि दोनों के बीच में अगर ये 10 साल तक चलेगा तो ये 5 साल का वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो कंज्यूमर गुड्स क्लियर है आपको? कंज्यूमर गुड्स क्लियर है आपको? कैपिटल गुड्स हमने देखा कि ये क्या होगा, यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, हैव अ लॉन्ग टाइम पीरियड, नॉन एज कैपिटल गुड्स, राइट। इसको क्या ले ही क्यों जाता है, क्योंकि हमने इसको प्रोडक्शन में यूज करना है, इसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, राइट। इसीलिए इसको पूंजीगत सामान बोलते हैं, राइट। जैसे मशीन हो गया, प्लांट्स होंगे, टूल्स हो गए, ये सारे आपके क्या हैं, कैपिटल गुड्स। क्लियर है? ये गुड्स होंगे तभी हमें नेशनल इनकम, हमें पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम में हम क्या इंक्लूड करते हैं और क्या एक्सक्लूड करते हैं, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं, और क्या क्या है। तो कंज्यूमर गुड भी हमने पढ़ लिया, अब हमें गुड्स के बारे में नॉलेज हो गया। अब चलते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर की कौन कौन जो काम होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है, वही काम करेगा। तो देखिए 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होती हैं, और इसी से क्या होती हैं, मनी फ्लो होता है या रियल फ्लो, अभी हम बताएंगे आपको। तो तब तक आप सुनिए कि ये क्या है, हाउस होल्ड होता है, फर्म होती हैं, एक्सटर्नल सेक्टर होती हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर होता है। ये 4 सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी में। हाउस होल्ड जो सेक्टर होते हैं, घरेलू क्षेत्र होते हैं, मतलब ये कंजम्पशन करते हैं, इनका काम कंजम्पशन करने का होता है और इनका काम सेविंग करने का होता है। बस ये 2 काम करते हैं, और ये जो काम है कोई और सेक्टर नहीं करेगा। क्लियर है? कंजम्पशन करेंगे और क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे, राइट। फर्म जो होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है और ये लोन लेता है। अगर ये सेविंग करेगा तो इसको क्या जरूरत है लोन लेने की, राइट। तो ये सेविंग कभी नहीं करता, अगर वो सेविंग करेगा तो हम उसको हाउस होल्ड बोलेंगे। फिर आता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जितना आप सामान दूसरी कंट्री में भेजते हो और जो सामान हमारी कंट्री में आता है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल के आता है। तो बाहरी क्षेत्र से भी तो हम देखते हैं फ्लो होता है, तो उसकी बात करेंगे। तो ये हो जाता है x माइनस m कर लीजिएगा। फिर आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट क्या करती है, वेलफेयर के लिए करती है, तो हम इसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे कि जहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मान लीजिए ये इन्वेस्टर है, क्या रूरल एरिया में करेंगे, नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट इनको इनिशिएटिव नहीं, इंटेंसिव नहीं देगा, पंप नहीं करेगा, इनिशिएटिव नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं है, ये तो प्रॉफिट मोटिव से काम करता है। वही गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर, इसीलिए वो एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट कभी
कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। गवर्नमेंट कभी एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो इकोनॉमी में मल्टीपल टाइम क्या हो जाता है, मनी इंक्रीज हो जाता है और उससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। तो गवर्नमेंट के साथ आप हमेशा एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे, राइट। ये हो जाती है आपकी फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब बोलोगे क्या फर्म कंजम्पशन नहीं करती? यस करती है। जब वो कंजम्पशन करेगी तो हम उसको फर्म नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, हाउस होल्ड। क्लियर है ये चीज। 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये याद रखिएगा। फिर इन 4 सेक्टर में एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। देखिए मतलब रियल फ्लो क्या होता है, वास्तविक प्रभाव। मतलब कि यहाँ पे मनी से, अगर मनी की बात करेंगे तो मनी फ्लो हो गया। जब रियल फ्लो एग्जाम्पल के तौर पे एक हाउस होल्ड अपना लेबर देता है तो क्या कर रहा है, रियल फ्लो। अगर लेबर देने के बाद फर्म उसको वेज दे रहा है तो क्या होगा, मनी फ्लो। तो याद रखिएगा कि जब रियल, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, द रियल बिकॉज दे कंसिस्ट एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का इस पे देखते हैं, राइट। सर्विसेज हो गया तो वो होगा, मनी से अभी डील नहीं कर रहे हैं, गुड्स होता है। अब प्रोड्यूसर जो है, फर्म जो है, आपको सामान देगा, उसके बदले में जो आप खरीदोगे उसके बदले में पैसा दोगे, तो पैसा आपका क्या हो गया, मनी फ्लो। क्लियर है, ये चीज याद रखिएगा, राइट। तो ये मनी फ्लो हो गया। मनी फ्लो मतलब फ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। अब मैंने आपको बताया, आपने लेबर दिया, अपना काम किया, उसके बदले में जो ऑनर होगा वो क्या देगा, पैसा देगा, तो उस टाइम मनी फ्लो हो रहा है। और जब वो लेबर दे रहा है तो रियल फ्लो। इतना सा याद रखिएगा और इसमें और कुछ नहीं है। अब आ जाती हैं कि सारे टर्म्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट। सबसे पहले आते हैं हम जीडीपी के बारे में जानते हैं। आप बहुत बार न्यूज़ में सुनते होंगे कि जीडीपी। अब ये होता क्या है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जिसको बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, क्या होता है ये। देखिए तीन चीज याद रखनी है, उसके बाद कुछ भी याद नहीं करना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे फाइनल, अभी हम पर क्या है, फाइनल क्या होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स भी होनी चाहिए, सर्विसेज। क्यों हम सर्विसेज को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, दोनों होगा, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल। आपको आगे जाके जब बीओपी पर होगे तो गुड्स को हम बोलते हैं विजिबल क्योंकि वो देख सकते हैं, टेंजिबल बोलते हैं क्योंकि हम टच कर सकते हैं, सर्विसेज को बोलते हैं इनविजिबल और इनटेंजिबल क्योंकि हम उसको टच नहीं कर सकते, राइट। तो फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट नहीं आएगा क्योंकि डबल काउंटिंग अभी हम पढ़ के आए हैं। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगा, क्लियर है। और उसके बाद क्या होगा, एक फाइनेंशियल ईयर होगा। फाइनेंशियल ईयर इंडिया का क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब ये 1 साल का लिया जाता है। 1 साल में कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, वो होगा डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 2 चीज हमने देख लिया, अब इसमें आगे देखते हैं क्या है। तो अब हम देखेंगे, 2 चीज हमने देख लिया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एक फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर, 1 साल का देखा जाता है कि पूरे 1 साल में आपने कितना गुड्स एंड कितना सर्विसेज प्रोड्यूस किया। फिर बात आती है थर्ड की कि वो कहाँ की लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री की लेंगे या फिर बाहर की लेंगे। तो हम विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री लेंगे तो वो होता है क्या, वो होगा जीडीपी में। फिर से सुनिएगा, हम सिर्फ इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करेंगे, किसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो नॉन सिटीजन हो, चाहे वो रेजिडेंट्स हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, वो विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है उसको जीडीपी में बोलते हैं। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं। तो देखिए आपके सामने एक मैप है, एक होता है पॉलिटिकल बाउंड्री, हमने इससे ले लेना, हम इकोनॉमी के स्टूडेंट, हम ज्योग्राफिकल, कुछ माइल तक बोला जाता है कि हमने यहाँ तक फिश ले सकते हो। तो ये देखिए ये क्या होता है, हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री। अदर कंपोनेंट्स को भी हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, डोमेस्टिक बोल दो या ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो अब हम सिंपल देखते हैं क्या, मतलब
एक पूरे साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, किसके द्वारा, या तो वो सिटीजन होना चाहिए या नॉन सिटीजन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, राइट। अब जीडीपी हमने देख लिया, अब हम देखते हैं एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसको बात करते हैं एन, तो कुछ नहीं था स्टूडेंट, ये था जीडीपी और अब जी से आ गया एन, तो कुछ नहीं है, ये सिंपल है। मान लीजिए यहाँ पे हम देख रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है पूरे ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, चाहे वो सिटीजन या नॉन सिटीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हो गया आपका जीडीपी। वही जी ग्रॉस होता है और हो गया नेट। इसमें क्या होगा, सिंपल, जितनी भी डेफिनेशन थी उसमें से क्या करोगे, माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, तो उसको बोलेंगे क्या, वो हो जाएगा आपका नेट डोमेस्टिक। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास। अब होता क्या है कि एक फर्म होता है, वो पूरे साल में सोच के चलता है कि मेरी ये जो है कैपिटल जो है वो डेप्रिशिएट करेगी, वियर एंड टियर होगी। मान लो कि खराब हो सकती है, जंग लग सकता है, तो वो चीजें रंग पेंट कराना पड़ सकता है, तो वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन। तो लेके चलता है कि हाँ डेप्रिसिएशन होगा और इतना फंड हम पास में रखें, जैसे कि कंटीजेंसी गवर्नमेंट रखती है ना, वैसे ही एक प्रोड्यूसर क्या करता है, डेप्रिसिएशन लेके चलता है। तो वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट क्या होता है, जो आपकी लैंड, आपकी मशीनरी हो गई, इसकी क्या हो गई, मशीनरी हो गई, इसकी फिक्स वैल्यू की डेप्रिशिएट होगी, वियर एंड टियर होगी। ऑब्सलीट वैल्यू, ऑब्सलीट क्या होगी, गिरेगी उसकी वैल्यू। जैसे कि मान लो ज्वेलरी होती है, वो फिक्स वैल्यू है, बट उसको दिन बाई दिन आप करोगे तो जब जिसने का खरीदा था उतना तो अब वो आपको देता नहीं, कुछ माइनस कर लेता है, वो होती है डेप्रिसिएशन। सिंपल, मूल्यह्रास याद रखिएगा। तो जब हम मूल्यह्रास, तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा जीडीपी, हमने पढ़ा क्या, जीडीपी, अब आ गया एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें हमने देखा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए। और फिर हमने पढ़ा कि एक फाइनेंशियल ईयर में, वन फाइनेंशियल ईयर मतलब वन फिस्कल ईयर भी उसको बोलेंगे, जैसे कि हमें एक साल का देखते हैं, एक साल का ही देखेंगे, बट वो सिटीजन होना चाहिए या नॉन सिटीजन होना चाहिए, चलेगा, लेकिन ज्योग्राफिकल बाउंड्री में होनी चाहिए, डोमेस्टिक बाउंड्री में होना चाहिए, जो कि मैंने आपको दिखाया। अब यही चीज होगी यहाँ पे भी, बस माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो वो हो जाएगा। मतलब इसमें से आप माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो ये निकल जाएगा, सिंपल है। तो यही चीज है। तो यहाँ पे देखते हैं एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स की, जिसको फिक्स प्रोडक्ट मतलब फिक्स वैल्यू भी बोलते हैं, तो वो हो जाता है यही, राइट। ये सिंपल सा है। तो जीडीपी भी हमने देख लिया और एनडीपी भी देख लिया, डोमेस्टिक देख लिया। अब हम नेशनल के ऊपर चलते हैं। अरे बाहर कोई गया और वो पैसा भेजे तो जीडीपी में इंक्लूड होगा या जीएनपी में? वो बाहर गया मतलब हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में तो नहीं काम कर रहा, तो क्या हम उसको जीडीपी में इंक्लूड करेंगे? अभी पढ़ के आए थे, नहीं, हम नहीं करेंगे। तो देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती हैं। चलिए इसको भी देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा जीएनपी आ गई, जीएनपी आ गई, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे फाइनल जो है अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज का लेंगे, गुड्स और सर्विसेज दोनों लेंगे, एक फाइनेंशियल ईयर लेंगे, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा रहे हो ठीक है, लेकिन वो आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया का, और आप सिटीजन हो, बाहर जाते हो, पैसा कमा के आते हो, तो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, बट हमारी जीएनपी में इंक्लूड हो जाएगा। सिंपल है ये, सिंपल। फिर से एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उसी वाला, एक फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए वही, बस यहाँ पे क्या है, इररिस्पेक्टिव, कोई भी बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे बाउंड्री कोई भी चलेगा, बट क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए उस कंट्री का, तो जीएनपी होगा। मान लीजिए आप ही हैं, आप
यहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हैं तो वो जीडीपी में। आपने जीडीपी मतलब इंडिया से सोचा अब यहाँ नहीं काम करेंगे, हम बाहर जाएंगे, तो आपका जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, आपके इंडिया के जीएनपी में। जीडीपी किसका इंक्लूड होगा? जहां आप जाके काम कर रहे हैं, राइट। तो ये हो जाता है। अब इसी में आपका क्या आ जाएगा, ये क्लियर है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसी में आ जाएगा एनएनपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। मतलब कि यहाँ नेट आ गया, ग्रॉस था, नेट आ गया, तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। जो भी जीएनपी था उसमें माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, तो आपका सिंपल ये आ जाएगा, राइट। अब होता है, बहुत बार आपने सुना होगा कि जो जीडीपी है वो मार्केट प्राइस पे होता है या फैक्टर प्राइस पे। तो याद रखिएगा, मार्केट प्राइस पे क्या होता है, जब आप जाते हो तो मार्केट प्राइस में क्या टैक्स होता है इंक्लूड। तो यहाँ पे सिंपल जो मार्केट प्राइस होती है, द प्राइस एट विच प्रोडक्ट सोल्ड इन द मार्केट, राइट, बाजार मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं। सोल्ड इन द इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड होता है, रेंट, इंटरेस्ट, इनपुट्स, प्राइस, प्रॉफिट सारे इंक्लूड होते हैं। और इस पे टैक्सेस इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, ये भी इंक्लूड होता है, एंड द सब्सिडी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, ये होता है। तो यहाँ पे सिंपल करें कि यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होगा, राइट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होगा, इसको हम मार्केट प्राइस, मतलब कि वो क्या है, फैक्ट्री गेट पे है और वो लोग उसको, तो इसमें होता है, राइट। फिर वही आ जाता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये 4 फैक्टर होते हैं हमारे कंट्री में। एक होता है लैंड, एक होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट। ये फैक्टर हो गए। फैक्टर को क्या देते हैं, लैंड को रेंट देते हैं, लेबर को वेज देते हैं, कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, एंटरप्रेन्योर को हम क्या देते हैं, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कम करता है। तो ये फैक्टर था स्टूडेंट, इसको हमने पेमेंट किया, प्रॉफिट पेमेंट किया, तो हो जाएगा फैक्टर पेमेंट। क्या इसमें हम डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। तो फैक्टर जो मार्केट प्राइस होगी उसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करते हैं, वही हम फैक्टर प्राइस में माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल, और कुछ नहीं आपने याद रखना, क्लियर है, ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जीडीपी, क्लियर है, इसी से मिलता जुलता हमने पढ़ लिया एनडीपी, ये भी क्लियर है। फिर हमने पढ़ा जीएनपी, इसी से मिलता जुलता हमने एनएनपी पढ़ लिया। सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। फिर हमने पढ़ा मार्केट प्राइस, फिर हमने पढ़ा फैक्टर प्राइस। अब मान लो एक मैं आपको ट्रिक दूंगी, वो आप अप्लाई करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि अगर मुझे जीडीपी से जीएनपी जाना है तो कैसे करें, राइट। तो ये देखिए, जीडीपी मतलब कि आपको अगर डोमेस्टिक से आपको कहाँ जाना है, नेशनल पे। नेशनल जो बाहर गए उनका भी इंक्लूड करना है, तो आपने सिंपल सा याद रखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस कर देंगे। जो बाहर गए वो पैसा अर्न कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक में तो नहीं होगा लेकिन नेशनल में इंक्लूड करेगा। वही आप नेशनल से सिर्फ आपको डोमेस्टिक का निकालना है, तो ये जो थे बाहर जो गए थे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दो, सिंपल। वही आपको फैक्टर प्राइस पे से मार्केट प्राइस पे जाना है, राइट। फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस भी हो सकता है। तो इस पे जाना है, तो मार्केट प्राइस अभी पढ़ के, इनमें क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, राइट। तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है। यहाँ से फैक्टर पेमेंट में हम तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सिंपल, और कुछ नहीं। फिर एक रह गया ग्रॉस, एक रह गया नेट। तो ग्रॉस क्या होगा, ग्रॉस होता है टोटल, मतलब कि उसमें आप ग्रॉस से नेट क्या होता है स्टूडेंट, जब माइनस आप कर देते हो, नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन, मतलब कि एक जो कैपिटल गुड्स है उसकी कितनी वियर एंड टियर होगी पूरे साल में, उसको बोलेंगे। वही नेट क्या होगा, नेट से ग्रॉस में जाना है
तो मतलब क्या हो जाएगा, प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, मूल्यह्रास। अब आपको क्लियर हो गया, तो यहाँ पे देख लिया हमने। तो देखिए यहाँ पे रियल फ्लो हो गया हमारा, धन प्रभाव हो गया हमारा क्या हो गया, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, राइट। अब एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जीडीपी का क्या फॉर्मूला होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है, होता है सी कौन कंजम्पशन कर रहा है, हाउस होल्ड, आई फर्म क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट, प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, प्लस अब ब्रैकेट में रखेंगे स्टूडेंट, इसको ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो नेट एक्सपोर्ट, आप अपनी कंट्री का देखेंगे बाहर का कितना फ्लो हो रहा है, अपनी देखना नहीं है तो उसको ब्रैकेट में जरूर रखेंगे, जिसको नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। यही आपका जीडीपी होता है और इसी को एक कैलकुलेट किया जाता है। लिख आगे हम करेंगे इसको क्या बोलते हैं। ओके है, क्लियर है, जीडीपी हो गया, सकल घरेलू उत्पाद हो गए आपके, राइट, ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो गया, शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया आपका, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन क्या होते हैं ये पढ़ लीजिएगा, फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया, ओके, फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी हमने देख लिया, सिंपल है, वो ट्रिक के करेंगे, फिर हमने बाजार मूल्य भी कर लिया और फिर हमने साधन लागत भी कर लिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब आ जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये जीवीए क्या है, एक जीडीपी हमने पढ़ के आ गए, जीडीपी से हमने देखा जीवीए। अब जीवीए क्या होता है, वैल्यू एडिशन, कोई भी गुड्स बन रही हैं उसमें कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है, इसका मेथड ऑफ कैलकुलेशन अभी हम देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप देखें कि मान लीजिए वैल्यू एडेड निकालना है, वैल्यू एडेड कितना वैल्यू एडेड हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए एक शुगर कैन है, वो 50 रुपए का था, वो शुगर बना कितने का, शुगर कैन बना, फिर शुगर बना, फिर क्या हो गया, ये आइसक्रीम बन गया, तो 50 का था 70 रुपए का हो गया और लास्टली ये 100 रुपए का, तो इसमें कितना वैल्यू 20 का हुआ, फिर इतने में कितना वैल्यू एडिशन हो गया, 70 से क्या हो गया 100, तो इसको 30, ठीक है, तो कितना वैल्यू एडिशन 50 आज का हो गया ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ऐसे ही मतलब कि कितना टोटल बन रहा है उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस कर देते हैं तो वो हो जाता है ग्रॉस वैल्यू। रॉ मटेरियल को माइनस कर देते हो तो वो रियल, अगर हम वही रॉ मटेरियल को इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, तो यही होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब है बजट में स्टूडेंट जब देखेंगे आप, तो जब बजट में तो अगर सेक्टर की ग्रोथ देखें इसका प्रूफ भी है। अगर आप कंट्री की ग्रोथ देख रहे हैं, एक कंट्री की जीडीपी, ये आपको जीडीपी होगा, वही आपने कभी देखा होगा तो नोट करेंगे, जब हम एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री सेक्टर मतलब पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो वहाँ जीडीपी नहीं होता, वहाँ क्या होता है जीवीए होता है। जीवीए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जीवीए, तो जब मैं बोल सकती हूँ जीडीपी इज इक्वल टू समीशन ऑफ कितना जीवीए, सारी सेक्टर का ग्रोथ करके हमारा क्या आ जाता है जीडीपी इज इक्वल टू क्या होगा समीशन मतलब टोटलिटी, इसको मीन होते हैं, साइन होता है, तो ये जीवीए हो गया, राइट। तो ये क्लियर रखिएगा, सिंपल है। अगर मुझे पूरे सेक्टर की देखनी है तो हम जीडीपी करेंगे, अगर मुझे पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ देखनी है जैसे कि आप ये देख रहे हैं सर्विस सेक्टर को, हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन, और कोई भी एक पूरा जो गुड बन रहा है उसमें कितने वैल्यू एडिशन हो रहे हैं तो हो जाता है जीवीए। ओके, तो देखें यहाँ पे क्या है आपका सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वृद्धि जो है वृद्धित क्या है आपका, ये आपको समझ आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, तो ये समीशन ऑफ जीबीए हो गया, ऑल सेक्टर को इंक्लूड करेंगे। द वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस देन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट, पूरी जो टोटल आउटपुट 120 रुपए की हुई उसमें आपने रॉ मटेरियल कितना है तो उसको माइनस कर देंगे तो आपको ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, ये सिंपल है। अब यहाँ पे एक पर कैपिटा इनकम आ गया।
अब होता क्या था, नेशनल इनकम मतलब जीडीपी में अगर हम कैलकुलेट करते थे तो हमारी रियल मतलब कि कौन सा 7% की ग्रोथ हो रही है, मान लीजिए 7% की ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो पोर्शन ऑफ पीपल हैं जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो हैं आपके रिच पीपल, राइट। पुअर पीपल तो इसमें कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं रहे। तो इससे हम किसी कंट्री की ग्रोथ जान सकते हैं? नहीं जान सकती, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमने क्वालिटी, मतलब मान लीजिए आपकी जीडीपी 7% से ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपकी क्या हो रही है, आपकी कंट्री में पॉवर्टी है, आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, आपकी कंट्री में क्या है, आपकी कंट्री में इनइक्वालिटी है और आपकी कंट्री में स्कार्सिटी। तो आप रियल ग्रोथ बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। तो उसी के कारण हम पर कैपिटा मतलब कि एक पर्सन की कितना पैसा है, आय कितना है एक पर्सन का, उसके लिए हम पर कैपिटा इनकम। तो इसका बहुत ज़्यादा आपसे फॉर्मूला पूछ लेते हैं। फॉर्मूला में क्या होता है, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम मीन्स राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या मतलब टोटल पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा मतलब एक इंडिविजुअल के पास कितना ऑन एन एवरेज है किसी भी कंट्री में पर्सन का, उसको हम पर कैपिटा इनकम। और ये भी आपके क्या होता है बजट में, तो आपके बजट में जीडीपी होती है, आपके बजट में पर कैपिटा इनकम भी होता है, तो अब आपको मालूम। और पर कैपिटा इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ और पॉपुलेशन बताता है। किसी भी कंट्री की कितनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो रह रही हैं, वो आप पर कैपिटा से कैलकुलेट कर सकते हो, जीडीपी से नहीं, राइट। तो ये है। और लास्ट में एक और चीज बताऊंगी कि जीडीपी का देखोगे तो उसमें रिच पीपल का ज्यादा है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगी। फॉर द टाइम बिंग अभी हम चलते हैं फ्लो में। तो फिर आ जाता है ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रीन जीडीपी क्या होता है, इसको भी मानते। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री ऐसी है कि ग्रोथ बहुत कर रही है, उनकी जीडीपी भी बहुत आ रही है, लेकिन दूसरे साइड अगर हम देखें तो वो एनवायरनमेंट को बहुत डिग्रेड कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। तो हम उसकी रियल ग्रोथ बोलेंगे? नहीं। तो इसी पे क्या आ गई, ग्रीन जीडीपी लेके आया गया। ग्रीन जीडीपी आजकल बहुत सुनने का है। ग्रीन जीडीपी या फिर किसी भी साथ आपको ग्रीन दिखे ना, तो उसका एग्रीकल्चर से आप कनेक्ट नहीं करिएगा, उसके साथ मत जोड़िएगा। ग्रीन जीडीपी स्टूडेंट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आप जो है रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज कर रहे हो कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज करेगा। दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो होगा क्या, निकलेगा कैसे? तो देखिए, ग्रीन जीडीपी जो होगी, ग्रीन जीडीपी वो होगी जीडीपी माइनस जो आप एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रहे हो। एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रहे हो, उससे आपको माइनस करके तो आपको ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट आ जाएगा। इंडिया में कैलकुलेट होता है, हाँ, उत्तराखंड ऐसा है, वहाँ पे ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जो है कैलकुलेट किया गया, राइट। तो ये चीज है, हमारे कंट्री में भी ये चीज लाई गई। अब किसी की भी कंट्री ग्रोथ जीडीपी पे नहीं देखा जाएगा, ग्रीन जीडीपी पे देखा जाएगा, राइट। ये है, ये चीज याद रखिएगा। तो हमने पढ़ लिया हरित सकल घरेलू हरित। और हम हमेशा जब भी बहुत आजकल चल रहा है ग्रीन बैंकिंग, आजकल चल रहा है गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं कर रही है, किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है, इसे याद रखिएगा। ओके, चलिए अब आता है कंसेप्ट ऑफ जीडीपी। मतलब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। चलिए एक एक करते हैं। नॉमिनल मीन्स नाम मात्र जीडीपी, रियल मीन्स वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, और इसको सकल घरेलू उत्पाद कर लेंगे। चलिए अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जब हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते हैं,
तो वो होता है नॉमिनल जीडीपी, और ये करंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, करंट प्राइस पे। और कैसे कि यहाँ पे अब जब भी कोई जीडीपी निकालते हैं, मतलब कि एक क्वांटिटी, एक पूरी क्वांटिटी कितने प्राइस पे बनी है, P इंटू Q से देखते हैं, राइट। तो मान लो P क्या होता है यहाँ पे, इंक्रीज होता है, Q इंक्रीज भी हो सकता है, Q कांस्टेंट भी रहता है, राइट। तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे यहाँ है, ले लेते हैं कि 2000 की बात करते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और 2023 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे प्राइस है आपका, प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस आपका क्या था 30 और इसमें हो गया 40, ओके। अब क्वांटिटी हम सेम लेते हैं, अभी सब सेम 30 लेते हैं, और अभी हमने देखा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 900 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200। आपको देख के क्या लग रहा है कि 2000 से 2023 तक आते आते जीडीपी में इंक्रीज हुआ, लेकिन ये रियल जीडीपी इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी तो कांस्टेंट रही हमारी, सिर्फ प्राइस इंक्रीज हुआ। क्या हम इसको सही बोल सकते हैं, सही ग्रोथ हुई है? यस, बिल्कुल नहीं बोल सकते। यहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्लूड था तो रियल जीडीपी आपकी नहीं हुई है, ओके। वही आपका रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी किसी भी कंट्री की ग्रोथ देखनी है, किसी भी कंट्री की वेल्थफेयर देखनी है, तो हम रियल जीडीपी देखते हैं। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है बट क्वांटिटी इंक्रीज होती है, क्वांटिटी इंक्रीज होती है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड होता है, राइट। इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड होता है, ये याद रखिएगा। इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं हम, इसको बेस प्राइस पे लिया जाता है, अभी बेस प्राइस भी करेंगे, और इसको कांस्टेंट प्राइस को बोलते हैं, कांस्टेंट प्राइस। तो आपसे कभी नॉमिनल पूछे तो करंट, वही आपसे रियल पूछे तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट प्राइस पे। चलिए फिर एग्जांपल लेते हैं, ये 2000 हो गया, ये 2023 हो गया। यहाँ पे प्राइस आपकी 30 थी, यहाँ पे भी 30 रही, यहाँ पे क्वांटिटी आपकी क्या थी 40, यहाँ पे आपकी 50 हो गए। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, तो ये हो गया क्या 12, और ये हो गया 15। अब हम बोल सकते हैं कि किसी भी कंट्री में रियल ग्रोथ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हुई है। क्लियर है? तो रियल जीडीपी, किसी भी कंट्री की रियल ग्रोथ जानना है, या फिर उस कंट्री की क्या जाननी है, बिल्कुल कि एक्चुअल वेलफेयर हो, वेलफेयर मेजर करना है, तो हम रियल जीडीपी लेते हैं, नॉमिनल नहीं लेते, राइट। फिर कभी कभी डिफ्लेटर आ जाता है, आपसे पूछते हैं डिफ्लेटर क्या होता है। डिफ्लेटर कुछ नहीं होता स्टूडेंट, चेंज देखते हैं कि इसका फॉर्मूला दिया गया है, वैसे ये इन्फ्लेशन को काउंट करने में दिया, मतलब प्राइस चेंज मतलब इन्फ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, फॉर्मूला याद करके जाएंगे आप। नॉमिनल जीडीपी होती है अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 होता है, मतलब कि रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी में कितना प्राइस इंक्रीज है, ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। क्लियर है? थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ नॉमिनल नाम मात्र जीडीपी, मतलब नाम मात्र की ग्रोथ हुई है, कोई काम वाला काम नहीं है। तो यहाँ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगा इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ ईयर। ये मेजर किया जाता है करंट प्राइस पे, इसको करंट प्राइस बोलते हैं, राइट। तो डिफरेंट टाइम पीरियड कैन डिफर ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चेंज इन जनरल। क्वांटिटी चेंज होगी बट प्राइस भी चेंज होगा, और कभी कभी क्वांटिटी कांस्टेंट भी रहती हैं, राइट, स्थिर रहती हैं उत्पाद, तब भी आपका जो है नॉमिनल जीडीपी होता है। वही आपका रियल जीडीपी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और इसको बेस
ईयर बोलते हैं, बेस ईयर प्राइस बोलते हैं, और ये फिक्स प्राइस होता है, फिक्स प्राइस कांस्टेंट बट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो फिर से हम बताना चाहेंगे आपको, अगर वेल्थ फेयर देखना है तो नॉमिनल नहीं लीजिएगा, क्या लीजिएगा, रियल। और आप अगर जीडीपी देखते हैं स्टूडेंट, तो जीडीपी में क्या होता है, आपका रियल जीडीपी नॉमिनल भी होता है, रियल जीडीपी भी होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो चलिए इस पे ग्राफ बनाते हैं। आपका रियल जीडीपी हमेशा स्लो होगा और रियल जीडीपी बहुत हाई होगा। ये 15% तक होता है, ये 6-7% तक होता है। तो ये कभी एक्चुअल ग्रोथ नहीं बताती, नॉमिनल। वही ये तो इन्फ्लेशन का केस हो गया। अब मान लीजिए डिफ्लेशन हो, तो वही एक और चीज इसको स्टार मार्क करके कर ले, डिफ्लेशन हो इकोनॉमी में, प्राइस कम हो गई है, तो ये क्या चल जाता है, नॉमिनल जीडीपी नीचे चला जाता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। और ये क्या है, देखिए ये हो गया नॉमिनल, ये हो गया रियल जीडीपी, और ये हो गया आपका नॉमिनल। जब डिफ्लेशन हो जाएगा, कल को अगर आपसे कोई पूछते हैं, यस ये कम हो सकता है रियल जीट, बट वो डिफ्लेशन के सिचुएशन, डिफ्लेशन इकोनॉमी में हो जाएगी। और उसके बाद वही जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, डिफ्लेटर आपको प्राइस चेंज बताता है, प्राइस डिफ्लेटर, राइट। तो ऐसे आपने याद रखना है, इस प्रकार से इसकी जो है आपकी वो है फॉर्मूला याद करके आएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में, इंडिया में भी कौन सा मेथड यूज होता है, और मेथड नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कौन से मेथड है। तो प्रोडक्ट मेथड, और इसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग 3 प्रकार के होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। पहले आ जाता है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड क्या था, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू टोटल वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, टोटल वैल्यू एडेड ऑफ प्रोडक्ट या आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो आपको एक्चुअल, मतलब कि पूरे जो गुड एक बना है उसमें जो रॉ मटेरियल लगी उसको माइनस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन मेथड, और इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, राइट। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें अगर प्रोडक्शन, तो फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये आपको आ जाएगा टोटल वैल्यू एडेड, राइट। तो ये आपको लिखा है। चलिए यहाँ पे क्या होता है, दोहरी गणना से बचने के लिए, कास्केडिंग इफेक्ट को से बचने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। अब ये जाता है इनकम मेथड। इनकम किसको देते हैं, इनकम देते हैं हम किसको, हम देते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर को, प्रोडक्शन को किसको देते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए वेजेस देते हैं, चाहे वो सैलरीज में दे सकते हैं, चाहे वो काइंड मतलब कि कोई बात नहीं पैसा मत लो, आप 10 किलो आटा ही ले जाओ, वो हो गया। और रेंट देते हो, रॉयल्टी देते हो, और क्या देते हो, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट देते हो, और क्या देते हैं हम देते हैं लास्ट में इन सबको पैसा दे के जब हमारे पास बच जाता है तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा कर लेते हैं। इनकम मेथड क्या होता है, इनकम मेथड आपका होता है, एक होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज आएगा, एम्प्लॉयर नहीं आएगा। एम्प्लॉयज जो काम कर रहा है, इसमें वेज और सैलरीज आ जाएगी, वेज
और सैलरीज, और इसमें ये भी स्टूडेंट आ जाएगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मतलब पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट। बाद में रिटायरमेंट के बाद बर्डन ना हो आप पे, या किसी पे आपको गवर्नमेंट पे बर्डन ना हो, तो आपके जो पैसा होता है उसमें से कटता आता है। उसके बाद एक होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको होगा, ये थोड़ा सा एडवांस है, कर लीजिएगा। इसमें हो जाता है आपका क्या हो जाएगा, रेंट, आपकी प्रॉफिट, आपकी इंटरेस्ट, ये हो जाएगा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट। इसकी उसके बाद थर्ड आ जाती है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है स्टूडेंट, कि इन सबको देने के बाद जो पैसा बच गया आपके पास वो हो जाएगा मिक्स्ड इनकम। ओके, ये होती हैं इनकम मेथड। इनकी कैलकुलेशन होती है, वो आपने नहीं देखना, सिर्फ इतना ही आपने पढ़ना है। तो हमने देख लिया एक वैल्यू प्रोडक्ट मेथड, मतलब जितना भी आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल जो है वस्तु बनी है लास्ट में, उसमें आप इंटर रॉ मटेरियल को माइनस कर दे तो वो हो जाएगा आपका प्रोडक्शन मेथड। वही आपका इनकम मेथड, वेज दोगे, रेंट दोगे, प्रॉफिट दोगे, इंटरेस्ट दोगे, ये सारे क्या हो जाएगा आपका इनकम मेथड। वही एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, वाई गणना विधि। ये क्या होता है, इसमें देखा जाता है कंजम्पशन, सी क्या किया, किसने किया, हाउस होल्ड ने किया, इन्वेस्टमेंट किसने किया, फर्म ने किया, गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर वेल्फेयर पे लिए, और नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये 3 मेथड होते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। अब बोलोगे इंडिया में कौन सा इंक्लूड होता है, इंडिया में आपका ये, और इंडिया में आपका एक्सपेंडिचर। अभी हमने फॉर्मूला देखा x माइनस एम, एक्स पहले इसको लिख रखिए, सी जीडीपी इज इक्वल टू, इसको इनकम भी बोल देंगे, जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस एम। ये आपका एक्सपेंडिचर, यही चीज तो है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट, सिंपल, उसको फॉर्मूला में डाल दिया और ये हो गई आपकी कैलकुलेशन। तो हमने देखा उत्पाद गणना विधि क्या होता है, फिर हमने देखा आय गणना विधि क्या होता है, और फिर हमने देखा व्यय गणना विधि क्या होती है। तो ये सरकारी अंतिम हो गया, निजी अंतिम हो गया, अंतिम जरूर याद रखिएगा, सकल पूंजी निर्माण क्या हो गया, और यहाँ पे निर्यात और आयात जो है पैसा जाता है आता है उसको हम कर देंगे, तो ये हो जाता है, राइट। ये भी याद रखेंगे। ओके, अब आप बोलेंगे कि हम बेस ईयर, मैंने बोला आपको कि ये सारे नेशनल इनकम कैलकुलेट, कोई बॉडी होगी वही कैलकुलेट करेगी, यस बॉडी है। पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा, मीन्स CSO के द्वारा कैलकुलेट किया जाता था। ये फॉर्म हुई थी 2 मई 1951 में, राइट। ये अंडर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती हैं, CSO मिनिस्ट्री। ये तो डिपार्टमेंट होता है स्टूडेंट, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, राइट। अब हुआ क्या, 2019 में इस बॉडी को चेंज कर दिया गया, किसको, CSO और NSSO, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को मर्ज करके NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस बनाया गया। ये सारी जो स्टैटिस्टिकल जो होती हैं, डाटा कैलकुलेशन, जो जिसपे बोलते हो जीडीपी कितनी ग्रोथ हो रही है, इनका काम होता है। ये जो यूज करते हैं, अब इंटरनेशनल जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन है ये यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए, तो इस प्रकार से आपका जो है पहले CSO की स्थापना 1951 में हुई, फिर 2019 में CSO और NSS को चेंज करके NSSO आ गया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बेस ईयर और आधार वर्ष। आप कैसे बोल सकते हो कि इतना ग्रोथ हुई, कुछ होगा, अभी मैंने बोला आपको रियल जीडीपी के बारे में, कुछ तो ऐसे कंपैरिजन होगा जिससे हमने कंपैरिजन किया और बोला कि हाँ ये बेहतर है।
तो इसके लिए आधार वर्ष मतलब एक बेस ईयर लिया जाता है। जब बेस ईयर डिसाइड करती है गवर्नमेंट तो ये देखती है कि उस ईयर में फ्लक्चुएशन कम हो इकोनॉमी में। मान लीजिए 2020 जो हुआ कोविड-19 उस दौरान लेंगे नहीं, उस दौरान इकोनॉमी में बहुत फ्लक्चुएशन, तो एक स्टेबल ईयर चूज किया जाता है और पहले 2004 और 5 था, 2015 में ये चेंज हो गया 2011। और एक चीज याद रखिएगा, मान लीजिए कोई बेस ईयर आपको आ गया और आपको नहीं आता, तो हर एक चीज का बेस ईयर 2011-12 ही चल रहा है। ओके, ये 2015 में चेंज किया गया। 2015 में पहले आपका जीडीपी, ध्यान से सुनिएगा, जीडीपी फैक्टर प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता था। अब जो है जीडीपी है मार्केट प्राइस पे। अब यहाँ पे मैंने एक, आपको याद हो तो मैंने बोला था कि जीडीपी क्या होता है कि एक कंट्री, वहाँ पे जो एक पर्सन की नहीं देखी जाती कि वो रिच है या पुअर, अब ये आ गया, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। चलिए इसको करते हैं, जीडीपी एट क्या है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में हमने देखा था नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये नेट टैक्स कौन देता है? पुअर तो देता नहीं है, पुअर देता नहीं है, कौन देता है? रिच। तो रिच अगर टैक्स देगा तो मीन्स हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, यही है, जीडीपी इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे वाह हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है। लेकिन पुअर का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो आप बोलोगे कि फैक्टर प्राइस तो ठीक था, मार्केट प्राइस क्यों लेके आए? फैक्टर प्राइस में फैक्टर पेमेंट करते थे उसको इंक्लूड, क्योंकि ये इंटरनेशनल मेजर, ताकि कैलकुलेशन में इजी हो, सारी कंट्री यही यूज करती हैं, इसीलिए हम लेके आए मार्केट प्राइस। ओके, पहले ये है, बट हम फिर पर कैपिटा इनकम देख लेंगे। तो यही एक आधार वर्ष 2004-5 को चेंज करके 2011-12, और ये कब हुआ? 2015 में। तब तो क्या 2019 में चेंज हुए ना एनएसओ, तब तो सीएसओ थे, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिसर। तो ये याद रखिएगा, ऑफिस मतलब 2011-12। अब ये है, वैसे तो ये काम आप करते, चलिए मैं ही कर देती हूँ। तो एनएससी नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन जो है, फिलहाल आपके रजीवा लक्ष्मण जी हैं, जो कि ये कमीशन है, चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं 20 नवंबर 2022 फॉर द ईयर 3 ईयर के लिए अपॉइंट किए। इनकी पिक्चर देख सकते हैं, यही आपके कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। इससे आपके जो हैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो वो जो ट्रिक बताया उसको आप अगर करते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कुछ टर्म्स थे जैसे कि आप लोगों को ये सारे पता होने चाहिए, फिर आप इजीली आप जीडीपी एज सच कुछ नहीं है। लास्ट एक और चीज आजकल चल रहा है, पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी वैसे तो ये है मेंस राइटिंग की, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ टर्म क्या होता है। पोटेंशियल जीडीपी स्टूडेंट होता है कि मतलब कि आपकी क्या पोटेंशियल है। 10 घंटे पढ़ सकते हो, पढ़ते कितना हो? 5। मतलब कि एक कंट्री अपना ग्रोथ 8%, 9% कर सकती है, लेकिन करती कितना है? 6%। हम भी देख के एस्टिमेट लगाया 7%, बट बोल रहे हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट की इंडिया का इस साल का ग्रोथ 6.3% ही रहने वाला है। मतलब जो पोटेंशियल सोचा उससे हम कम अचीव कर पाते हैं, वो होता है पोटेंशियल। इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आपका हो गया नेचुरल फैक्टर, हो गया आपका कैपिटल फैक्टर, हो गया कैपिटल रिसोर्सेज, लेबर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम पोटेंशियल जीडीपी को नहीं, इसी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए अपने जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए। मतलब जो फैक्टर्स होते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बात करें लेबर, तो लेबर को स्किल देना चाहिए ताकि वो वर्क करे, एफिशिएंसी वर्क करे, वो क्या हो, जो 10 घंटे में काम कर रहे हैं वो 2 घंटे में काम करे। इस प्रकार से हमने देख लिया। ओके स्टूडेंट, तो कुछ इंफॉर्मेशन है आपके लिए, तो देखिए इसी प्रकार से आपको क्या होगा, सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे। तो ये कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आप बाय कर सकते हैं। प्रीलिम क्रैश कोर्स है ये। ओके, ये 2999 में आपको पड़ेगा।
बट इसमें टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट आप इंडिविजुअल लेते हैं तो 1999 में पड़ेगा आपको, बट दोनों कंबाइन लेते हैं मतलब कि फुल बंडल लेते हैं जिसमें टेस्ट होगा, जिसमें लेक्चर्स होंगे और जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, वो 3999। और तो और जो 50 स्टूडेंट लॉग इन करेंगे उनको ऑफर मिलेगा। ये हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे महेश स्वामी की बात करें तो ये SDM बने, फिर IPS। ये हमने RAS को देखते हुए हमने यूट्यूब पे इनिशिएटिव चला रखे और वो भी लाइव होता है। आप लाइव ज्वाइन करें, इंटरेक्शन करें। आप हमारे गोइला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और आप कोर्सेज को ले सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।